It is the season of elections in India. It is perhaps one of the rarest occasions where you can see the manifestation of democracy at such a large scale in its physical form. अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को रिजेक्ट किया जिसमें यह डिमांड की गई थी कि सारे 100% वीवीपैट को वेरीफाई किया जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड एनी अदर पिटिशंस विच डाउटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई भी डाउट और सस्पिशन इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ एविडेंस और डेटा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इट इज द राइट ऑफ वोटर्स टू नो दैट देयर वोट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो इट इज़ नेसेसरी कि जो वोटर्स है उन्हें पता होना चाहिए कि उनका वोट्स रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, बट 100% वेरिफिकेशन राइट नाउ इट इज़ नॉट फिजिबल, इट माइट डिले द इलेक्शन। अब इस जजमेंट के बाद जो क्रेडिबिलिटी है ईवीएम की वो फिर से एक बार रीइंफोर्स की गई है, बट स्टिल इट कैन नॉट बी सेड कि इसके आने वाले टाइम में फिर से ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम श्योर कुछ कह नहीं सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईवीएम क्या है, हम इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो काम करता है, और ये भी समझेंगे कि क्यों इसकी क्रेडिबिलिटी पे बार बार क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ ईवीएम। हिस्ट्री कहाँ से ईवीएम का ओरिजिन हुआ इंडिया में, कब स्टार्ट हुआ ईवीएम का यूजेस। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ईवीएम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लेट 1970s में। एक प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया गया था ईवीएम का, और पहली बार इसे यूज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1982 में। तो 1982 में देयर वाज इलेक्शन इन पारूर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला। तो पारूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने सैंक्शन नहीं किया था। जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने आर्टिकल 324 के अंदर इस पावर्स को यूज किया था। आर्टिकल 324 ये कहता है कि इंडिया में जो आपके जो पार्लियामेंट इलेक्शन है या स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसको कंडक्ट और सुपरवाइज करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को यूज किया। ऑल्दो ये जो किया गया था ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो खुद से ईवीएम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके पास जो मैंडेट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द यूज ऑफ बैलेट पेपर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिना पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के अप्रूवल के ईवीएम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद जो है 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले से स्पेसिफाई करे कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ईवीएम को यूज करेगी, और इसके बाद से ईवीएम का यूज जो है वो इंडिया में शुरू हुआ। स्लोली एंड स्टेडली हम इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए ईवीएम्स को। उसके बाद 1999 में स्टेट असेंबली इलेक्शन लाइक गोवा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगह पे यूज किया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और फाइनली 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें पूरी तरह से जो ईवीएम ने पूरी तरह से बैलेट पेपर को रिप्लेस कर दिया। तो अभी करेंटली ईवीएम जो है वो स्टेट इलेक्शन और आपका जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें यूज किए जाते हैं। ऑल्दो अभी भी जो आपका लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वहाँ अभी भी ईवीएम यूज नहीं किया जा रहा, बट अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें या स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें तो वी आर 100% यूजिंग ईवीएम्स। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ईवीएम्स। अब ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले जो हमारे पास सिस्टम था वो था बैलेट पेपर का सिस्टम, उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। फ्लॉ क्या थे? तो सबसे पहले इट वाज एक्सपेंसिव ड्यू टू लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में काफी ज्यादा कॉस्ट लगता था, तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा था बैलेट पेपर। नेक्स्ट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, तो बैलेट को काउंट करना फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन में इस पे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था बैलेट पेपर। और साथ ही सबसे बड़ा इशू था प्रोन टू डैमेज एंड फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो जो पेपर्स थे वो डैमेज हो सकते थे, ठीक है, तो वैसे वोट्स जो है वो इनवैलिड हो जाते थे, उन्हें काउंट नहीं किया जाता था। तो ये था प्रोन टू डैमेज थे। साथ ही फ्रॉडुलेंट यानी बूथ कैप्चर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे उस टाइम में इंडिया में, या फिर आपके जो बैलेट है उनको बर्न कर दिया गया, कैप्चर कर लिया गया ताकि इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब इश्यूज के कारण ईवीएम्स का लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था इंडिया में। अब हम समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ईवीएम का। अब ईवीएम ला तो दिया गया, बट ऐसा नहीं कि लाने के बाद इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया, इस पे कोई क्वेश्चंस राइज नहीं हुए। इसकी क्रेडिबिलिटी को कई बार क्वेश्चन किया गया, और जिसके आपके रिस्पांस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे चेंजेस किए ईवीएम्स में फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा क्रेडिबल बनाने की कोशिश की। ऑल्दो ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोड्यूस कर लेने के बाद इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया या इस पे क्वेश्चंस नहीं रेज किए गए।
तो इसकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज किए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसके रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे इनोवेशंस लाए, इवॉल्व किया पूरे ईवीएम सिस्टम को। तो अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन था, इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? इट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रेल इज नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद से वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस उसी साल हुआ था, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आपके ईवीएम में नोटा बटन यानी नन ऑफ द अबव बटन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद से अगर आप वोट देने जाओगे तो आप देखोगे कि ईवीएम के जो आपका जो बैलेट यूनिट होता है उसके सबसे बॉटम में आपको नोटा का ऑप्शन मिलता है, विच इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन था। नेक्स्ट वाज इन 2019 जो है सुप्रीम कोर्ट में अगेन एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें डिमांड किया गया कि 15% ऑफ द जो पोलिंग बूथ है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए यूजिंग वीवीपैट। ऑल्दो 50% पे अग्रीमेंट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट डिडंट अग्री टू इट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी कैन डू एटलीस्ट 5 पोलिंग बूथ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 पोलिंग बूथ पे एटलीस्ट होना चाहिए वीवीपैट आपका। उसके बाद अभी रिसेंटली 2013 में ही इलेक्शन कमीशन ने एक अपग्रेडेड ईवीएम लॉन्च किया जिसे M3 ईवीएम कहा जाता है, यानी कि थर्ड जनरेशन ईवीएम। थर्ड जनरेशन ईवीएम की ये खासियत है कि अगर कोई उसे टेम्पर करने की कोशिश करेगा, उसे खोलने की कोशिश करेगा मशीन को, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगी, इट विल स्टॉप वर्किंग। इससे पहले सेकेंड जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था, तो धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट की जा रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है ईवीएम, जो ईवीएम मशीन होते हैं वो काम कैसे करते हैं, क्यों ये एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू बैलेट पेपर। तो अब समझते हैं कि इसे बनाता कौन है। अब ईवीएम मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होता है, ऑब्वियस है कि ये हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे क्योंकि इट इज़ अबाउट आवर इलेक्शंस, तो काफ़ी सिक्योर होना चाहिए। तो इंडिया में इसे बनाती है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2 कंपनीज है, ये पब्लिक कंपनीज है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ईवीएम्स की मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम समझते हैं कि ईवीएम काम कैसे करता है। तो एक जो बेसिक ईवीएम होता है उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है आपका बैलेट यूनिट और एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये बेसिक 2 कंपोनेंट्स है आपके ईवीएम के, एक वोटिंग सिस्टम के आपके ये 2 बेसिक कंपोनेंट है, बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। और ये दोनों यूनिट जो है ये दोनों कनेक्टेड होते हैं बाय अ 5 मीटर लॉन्ग वायर। अब जब आप वोट देने जाओगे तो आपके सामने जो पोलिंग बूथ होता है जो कि कहीं ना कहीं कवर्ड होता है ताकि आपकी एक प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो जब आप वोट देने जाओगे तो आपके सामने बैलेट यूनिट रखा हुआ रहता है। कंट्रोल यूनिट जो है इट इज़ वो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। तो जब आप वोट देने जाते हो तो द ऑफिशियल जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल यूनिट, वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है द ऑफिशियल, वो बैलेट यूनिट प्रेस करता है और ये प्रेस करने के बाद ही आप यहाँ पे बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बटन एक बार प्रेस होने के बाद एक बार ही वोट रिकॉर्ड होता है। तो ऐसा है कि अगर जो ऑफिसर है उन्होंने बैलेट बटन को प्रेस किया तो आप एक ही बार बटन, आपका जो एक ही वोट है वही रिकॉर्ड होगा। अगर आपको मल्टीपल वोट करने हैं तो दोबारा से बैलेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी इंसान एक ही वोट डाल सकता है। और इसमें एक खास बात यह है कि ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, यानी कि ये इसमें कुछ भी वायरलेस नहीं है। पहली बात, सारी चीज़ें वायर से कनेक्टेड है। साथ ही ये जो है बैटरी पावर्ड है, एक इसमें 6 वोल्ट की एल्कलीन बैटरी यूज़ की जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर्ड नहीं होता ताकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको कम से कम किया जाए। तो ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। साथ ही इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है इट इज़ 1 टाइम यूजेबल, इसको दोबारा से हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। तो जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर है इट इज़ 1 टाइम प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारे सेफ्टी का ध्यान रखा गया है ईवीएम को बनाते वक्त। साथ ही इसमें एक और कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, दैट इज वीवीपैट। वीवीपैट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है कि जब आप बटन प्रेस करते हो तो आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है उसका सिंबल, साथ में और भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे 7 सेकेंड्स के लिए आपको एक पेपर के एक स्लिप पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि आपने जो भी बटन प्रेस किया है वो वोट सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो उसी पार्टी को गया है या नहीं जिसके लिए आपने प्रेस किया है। तो वीवीपैट, इसके साथ एक और मशीन होता है विच इज़ कॉल्ड SLU। SLU इज सिंबल लोडिंग यूनिट। ये एक मैच बॉक्स के साइज का एक मशीन होता है जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो इसके हेल्प से ही वीवीपैट मशीन में सारी डेटा जो है वो अपलोड की जाती है रिगार्डिंग सिंबल या जो भी सीरियल नंबर है, ये सारी चीज़ें डाली जाती है आपके
वीवीपैट मशीन्स में। तो ये हमने देखा कि वर्किंग क्या है, हमने समझा कि ईवीएम कैसे एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड भी नहीं है, बैटरी पावर्ड है। अब इसके बाद ये जो वर्किंग देखा हमने कि कितना ज़्यादा ये इसे एक सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है, हावेवर स्टिल क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए जाते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज एक्नॉलेज कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है विच इज़ टेम्पर प्रूफ। तो किसी भी डिवाइस को टेम्पर किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा जो है वो रॉबस्ट है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी एक ट्राइड एंड टेस्टेड और काफ़ी एक सिक्योर प्रोसेस जो है वो फॉलो करती है, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट है। इसके साथ ही जो एलोकेशन होता है आपका ईवीएम का, वो भी रैंडम तरीके से किया जाता है। 2 लेवल पे रैंडमाइजेशन किया जाता है। हर ईवीएम का एक सीरियल नंबर होता है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा ईवीएम जाएगा, ये एक रैंडम तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो पहले से प्रेडिक्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा ईवीएम जाएगा। साथ ही ईवीएम के ऊपर जो आपका लिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स के, इसका भी जो आपका सीरियल नंबर है ये भी फिक्स नहीं होता। इट इज डिपेंडेंट ऑन द सीक्वेंस ऑफ नॉमिनेशन, कैसे कैसे नॉमिनेशन फाइल करते हैं कैंडिडेट्स, जो कि पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं ईवीएम को एक क्रेडिबल, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो इसके अब हमने देखा कि अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो ईवीएम को, ऑल्दो उन्होंने ईवीएम को क्रेडिबल बताया, ईवीएम के ऊपर कोई भी डाउट्स जो भी आए उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। However, there is always some scope for improvement। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, हमेशा से किसी भी सिस्टम को और ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, कुछ रिफॉर्म्स भी उन्होंने उसका ऑर्डर दिया। तो सबसे पहला क्या है, सीलिंग ऑन स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट फॉर 45 डेज। तो अभी तक जो है वो कंट्रोल यूनिट और आपके जो वीवीपैट है उनको ही 45 डेज तक सील किया जाता था, बट अब जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उन्हें भी 45 डेज तक सील करके रखा जाएगा, ताकि अगर बाद में उनको रेफर करने का अगर ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा होता है तो वी कैन रेफर टू द सिंबल लोडिंग यूनिट, वी कैन क्रॉस वेरीफाई। इसके साथ ही एक और रिफॉर्म ये लाया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट्स जो सेकेंड या थर्ड नंबर पे आए हैं, वो जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द बर्ट माइक्रो कंट्रोलर इन द ईवीएम। तो जो ईवीएम के अंदर जो आपके चिप है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसका वेरिफिकेशन जो है वो वैसे कैंडिडेट कर सकते हैं जो सेकेंड या थर्ड नंबर पे आए हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि अगर हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है तो जो नंबर ऑफ वीवीपैट्स है उसे हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल नंबर ऑफ वीवीपैट जो है वो 5 है पर कॉन्स्टिट्यूंसी, बट इसे आने वाले सालों में और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। फिलहाल ये पॉसिबल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल डिले द इलेक्शन, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल फिजिबल नहीं है, तो बट आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा वीवीपैट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही इलेक्टोरल प्रोसेस की जो क्रेडिबिलिटी है या ट्रस्ट जनरेट करने के लिए वोटर अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है या ये जो पूरी सिक्योरिटी ईवीएम की जो बनाई गई है, इसके बारे में जो कॉमन सिटीजन्स है, जो वोटर्स हैं, उनको अवेयर कराएं, ताकि एक ट्रस्ट जनरेट हो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, स्वीप, SVEEP, ठीक है, टू एजुकेट द वोटर्स। तो ऐसे और भी प्रोग्राम्स लाने की जरूरत है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर अ रिमार्क दैट वाज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर हम बिना किसी एविडेंस, बिना किसी डेटा के ईवीएम पे या इलेक्टोरल प्रोसेस पे अगर हम डाउट खड़े करते हैं या सस्पेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक मिसट्रस्ट जनरेट होता है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, जिससे कि वोटर का पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो सकता है। तो एज अ वोटर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड वेरीफाई एनी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ऐसे किसी फेक न्यूज़ या मिसट्रस्ट इसको अच्छे से काउंटर करें, और किसी भी सस्पेशन क्रिएट करने से पहले वी हैव टू लुक एट द एविडेंस एंड डेटा, जो कि बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए। डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों का ट्रस्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे ईवीएम्स कैसे इवॉल्व हुई हमारी कंट्रीज़ में, कैसे ये काम करता है, और क्या क्या कुछ